कई बार विपत्तियां जीवन में ऐसा बदलाव करने के लिए आती हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। जाओ बख्शी के पास जाओ, राधा को भी तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ बेटा। ओपा, क्या हुआ? नहीं बाबा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। क्या मतलब? आप यहाँ से चलिए बाबा, आप यहाँ से चलिए। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? बख्शी को इस हाल में छोड़कर? बड़म्बा कुमारी, आप यहाँ क्यों रुकी हुई है? अपने बाबा और भाई को अतिथि गृह लेके जाइए। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। वैसे भी बख्शी जी की जो अवस्था है, ऐसे में बड़म्बा नरेश खून वापस तो नहीं जाना चाहेंगे उन्हें छोड़ के, है ना? पंतरा देवी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें कौन सी औषधि दी गई अभी तक? ये तो कल्याणी को पता होगा। जाओ राजकुमारी कल्याणी को ले आओ जल्दी। मुझे लगता है ये लड़की कल्याणी बहुत ही चालू है। कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं है इस घर में वापस लौटने के लिए? वरना ऐसा संजोग कैसे हो सकता है? माँ, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। मुझे तो ऐसे ही ख्याल हुआ, इसीलिए मैंने बोल दिया। तो आप थी इनके साथ? जी। कौन सी औषधि थी इनको? निर्मली। निर्मली? निर्मली तो अच्छी औषधि है, लेकिन उसकी गोली को बदलते रहना पड़ता है। जी मैंने वही किया, मैं हर समय थी इनके साथ। अच्छा किया आपने। बिच्छू के डसने के बाद इन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। छटपटाए थे या शरीर को स्थिर रखा गया था? जी मैंने इनके हाथ, पैर और छाती सबको स्थिर रखा। जितनी भी ताकत थी मुझ में, मैंने इन्हें कस के पकड़ लिया। तब तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके प्राण आपके कारण बचे हैं। ये तो नजरिए की बात है, वरना अगर कोई चाहता तो ये भी कह सकता था कि क्योंकि जमाई जी इनकी वजह से बाहर निकले थे, तो अगर नहीं निकले होते तो बिच्छू भी नहीं काटता। देखिए, इस समय इन्हें सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। कृपया ऐसी बातें न करें। राजकुमारी जी नहीं होती तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। अगर इन्होंने सावधानी नहीं बरती होती तो विष मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका होता और फिर उसके बाद इनकी वापसी संभव नहीं होती भी तो पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होता। कुछ लोगों की दृष्टि खो जाती है और कुछ लोगों को लकवा मार देता है, लेकिन ये सुरक्षित है। खून। आपको जितना करना था अब कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि
जगबंधु को आराम करने देना चाहिए हमें। बहुत बोल रही थी ना, अब तो आपके बाबा भी आ गए। अब मैं देखती हूँ कि आप उनके सामने अपना आत्मसम्मान कैसे बचाती है। कल तो सिर्फ आप बेइज्जत होके निकली थी, लेकिन अब आपके बाबा और भाई दोनों बेइज्जत होके निकलेंगे। ये होगा मेरा बदला उस बदतमीजी का जो कल आपने मेरे साथ की थी, और उस बदतमीजी का भी जो आपकी वजह से मेरी जमाई जी ने मेरी की। अब पूछूंगी मैं आपके बाबा से कि किसकी नजर खराब है और किसका नजरिया। शांत हो जा। माँ, ऐसा क्यों होता है कि हमारे घर में जब भी खुशी आती है वो दुख में बदल जाती है? ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब ऐसा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए जो हो रहा है वो ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी मर्जी के आगे हमें समर्पण कर देना चाहिए। वैद्य जी ने कहा है कि सब अच्छा होगा। ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम उनके साथ थी जब ये हुआ। एक बात पूछूं, तुम तो खून के लिए निकली थी ना? यहां आकर जब मैंने पूछा तो सब लोग कुछ परेशान से हो गए थे। सब ठीक तो है ना? पापा, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अपने बाबा की बात का उत्तर दीजिए। सिर्फ एक ही घर सब कुछ क्यों सहे? जब हमारे घर में आग लगी है तो आपके घर में भी तो धुआं जाना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो आप सुनना नहीं चाहेंगे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहेंगे। आप मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकती। नजरिया है, मैं तो सच बोल रही हूं। और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बात कर रही हूं, लेकिन बोरम्बा नरेश को भी तो पता लगना चाहिए कि अपनी कुंवारी बेटी को किसी शादीशुदा जोड़े के साथ रखने से एक परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। एक तरफ बॉक्सी जी इस हाल में है और आपका ध्यान ऐसी बातों पर है। क्यों पहुंचे हैं वो इस हाल में? मेरे जमाई जी की ये दशा किसके कारण है? आपके कारण। चलिए बाबा। बताएंगे नहीं कि राधा आपके बारे में क्या सोचती है? बताएंगे नहीं कि क्या हुआ था यहाँ और आपको घर से क्यों निकाला गया था? आप इनकी मत सुनिए बाबा, चलिए। बताएंगे नहीं कि जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने घर छोड़ने की बात की थी? इतने अच्छे संस्कार हैं इनके कि जब मेरे समधन ने इनसे ये कहा कि वो इनकी जाने की तैयारी करवा देंगी तो इन्होंने मना कर दिया ताकि हम बुरे बने। लोग ये सोचे कि हमने अत्याचार कर दिया,
इन्हें ऐसे ही भेज दिया। बरोबर नरेश, आपने अपनी बेटी को योद्धा तो बना दिया, लेकिन मर्यादाएं नहीं सिखाई। आपको पता भी है? जियो लो। नहीं, सच का पता होना भी एक जिम्मेदारी होती है जो सब नहीं निभा पाते हैं। जाने दो, मानो मेरी बात। कालिंदी ने मुझे बता दिया था कि तुम किन परिस्थितियों में यहाँ रह रही हो, लेकिन मैं परेशान नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी हार नहीं मानेगी। परिस्थितियां जैसी भी हों, लोग यहाँ अच्छे हैं। और यहाँ आकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ का माहौल कैसे बदल गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्हें मैं कभी मिला था। लोग तो अच्छे ही है बाबा, और दोष उनका भी नहीं है, बस सभी उलझे हुए हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं। एक कमजोर क्षण में, जब मुझे अपने जीवन का भय था, तुम्हारे भविष्य की चिंता थी, तब मैंने तुम दोनों को विवाह के लिए विवश किया। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे इस फैसले का परिणाम क्या होगा। मैंने तो यही सोचा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। तुमने भी मेरी इच्छा का मान रखकर विवाह कर लिया, लेकिन अपने स्वार्थ में मैंने तुम्हें गहरी चोट पहुंचाई है। आपने कोई चोट नहीं पहुंचाई है बाबा। मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, मुझे आपकी इच्छा का मान तो रखना ही था। लेकिन बॉक्सी जी, आप उनके लिए क्या थे? कुछ भी नहीं। फिर भी उन्होंने आपकी बात मानी। ऐसे निस्वार्थ आदमी के साथ विवाह करा के आपने मुझे जीवन का सबसे अच्छा उपहार दिया है। लेकिन इस तरह कैसे रह पाओगी तुम बेटी? रहने देंगे ये लोग? मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि वो रहने देंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या मैं उन्हें इस तरह देखना चाहती हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने इन लोगों की अच्छाई देखी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। मैं कल सुबह यहां से खून के लिए निकल जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। चलूंगी बाबा, लेकिन बॉक्सी जी के ठीक होने के बाद। पिछली बार मैं उन्हें बिना बताए चली गई थी। इस बार उन्हें बताकर जाना चाहती हूँ, समझाकर जाना चाहती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ। एक बात कहूँ, आप कल चले जाइए। आप पर कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी बेटी को छोड़कर चला जाओ? नहीं जियो, जब तुम जाने के लिए तैयार होगी तब मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। हम साथ साथ जाएंगे। तब तक यहाँ जो भी हो रहा है उसमें हम साथ रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे एक धूल भरी आंधी से गुजर रही। आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूं पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये आंधी थम जाए, मैं जानती हूँ, लेकिन जब धूल हटेगी तो पता चलेगा कि क्या खोया है।
इसी डर से कहीं ना कहीं इस आंधी में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही। जब भी कोई संकट आए मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। इस बार भूल हो गई थी तो माँ ने याद दिलाया। अब आप जो चाहें सब आपके ऊपर है। राधा, जाओ जगबंधु के पास बैठो। मैंने उसके घाव को लेप लगा दिया है। उसे अच्छे विचारों की शक्ति दो और कुछ मत सोचो, वो जल्द ठीक हो जाएगा। और वैसे भी खतरा टल गया है, वैद्य जी ने बताया ना। अच्छा हुआ राजकुमारी कल्याणी उसके साथ थी, वरना क्या अनर्थ हो जाता इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहती मैं। चल जल्दी से उन्हें अच्छा कर दीजिए। इसके अलावा एक और मदद चाहिए आपसे। जब मैं उनसे कहूं कि मैं जा रही हूं तो वो मेरी बात सुने। आसानी से मानते कहाँ है वो। मैं नहीं चाहती कि वो ठीक होते होते ही मुझसे बहस करे। जाने से पहले उनसे झगड़ा नहीं करना चाहती मैं। कभी कोई भी बात आपके आमने सामने कहने से झिझक नहीं हुई है मुझे। हमारा रिश्ता ही ऐसा है ना? लेकिन ये बात मैं आपके सामने नहीं कह पाऊंगी, इसलिए ऐसे ही कह के मन हल्का कर लेने दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मेरी वजह से दुखी हैं आप, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके दिए हुए वचन का निर्वाह करना मैं अपना धर्म नहीं समझती। कल्याणी की रक्षा और संरक्षण के वचन की वजह से पहली बार मैं असुरक्षित हुई हूँ। एक डर सा लगने लगा है मुझे, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं आपको कभी खो नहीं सकती। इसलिए इस डर को समझ नहीं पा रही हूँ मैं। इसलिए मैंने भी चाहा कि कल्याणी को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बदल रही हूँ। मैं वो बनती जा रही हूँ जो मैं कभी बनना नहीं चाहती थी। वो सोचने लगी हूँ जो मैं कभी सोचना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है। वापस आ गई। मुझे उससे बात करनी है अकेले।
कर लीजिएगा, पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाइए। नहीं, अभी बात करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।